बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्लस्तर उतर गया है और अब वो अपनी टांग को मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर्स ने जितना उनको इजाज़त दिया उतना तो मूव कर सकते हैं। पहले की तरह तो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, भाग दौड़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो इस काबिल हो जाएंगे। 70 साल उनकी उम्र है, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि एक बड़ा मुश्किल मरहला उन्होंने गुजारा है। बड़ी ज़ोरदार चोट उनको लगी थी, 4 गोलियां उनको लगी, 3 उनकी बॉडी के अंदर थी, 1 उनको छू कर गुजरी। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और अब वो निकल कर दोबारा अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान का प्लस्तर जब चढ़ा तो उस वक्त उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा क्योंकि वो घर पे थे, लेकिन लगातार फिर लोगों के साथ राब्ते में रहे। और जिस दिन प्लस्तर उतरा वो अगले दिन ही उठकर दोबारा से अपने मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा मैंने पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को करते हुए नहीं देखा। मैंने इतना दलेर लीडर, मैंने इतना नटारा आदमी, मैंने लोगों के लिए अपनी जान की परवाह ना करने वाला आदमी पाकिस्तान की सियासी एलीट में नहीं देखा। सियासी एलीट जो है वो अपने फ़ायदे और नुकसान के मुताबिक फ़ैसला करती है। वो ये देखते हैं कि हमें फ़ायदा है तो हम काम करें, और वो कोई बड़ा नुकसान अपना चाहते ही नहीं है। पैसे वैसे खर्च लेते हैं, लेकिन जान का ख़तरा कोई नहीं उठाता। पाकिस्तान में कोई भी नहीं उठाता। इमरान खान ने ये ख़तरा मोल लिया। लोगों को या उनकी पार्टी के लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए। और राणा सनाउल्लाह साहब को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबरें और हैं मेरे पास, नए आर्मी चीफ के हवाले से भी हैं। और एक तो रावलपिंडी के अंदर मोमेंटम पहले ही बन चुका है। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली, उन्होंने मशल बरदार रैली निकाली। मर्दों की बहुत बड़ी तादाद निकली। 2-3 दिन हो गए हैं लगातार वहाँ पर रैलीज निकल रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग रावलपिंडी में निकल रहे हैं। लोग इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, पूरे पाकिस्तान से रैलियां तैयार हो रही हैं। कुछ लोग आज रात को निकलेंगे, कुछ सुबह निकलेंगे, कुछ थोड़ा सा डिले के साथ निकलेंगे, कुछ 7 बजे, कुछ 8 बजे। जिसका जितनी दूर इलाका है वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। वहाँ पे खैमे भी लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का जोशो खरोश जो है वो कम नहीं हुआ, पहले से बहुत बड़ा है। और लोगों ने खौफ के बुत को तोड़ा भी है। अब लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इस वक्त इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि बहुत सारे खतरात माजी में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान में हालात आप जानते हैं कि अब बदल चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ मुखालिफ हवाएं चल रही थीं। कम से कम वो हवाएं कुछ देर के लिए सही, या हो सकता है परमानेंटली, वो अवाम के मुखालिफ जो फैसले हो रहे थे और जो चीज़ें मुसल्लत की जा रही थीं, मुमकिन तौर पर ये सिचुएशन बदल जाएगी। अभी सिर्फ चंद दिनों का इंतज़ार है और वो दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा माजी का किस्सा बन चुके हैं और अब अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं जो 3 साल के बाद माजी का किस्सा बन जाएंगे। ये एक जॉब है जो एक फौजी ऑफिसर को करनी पड़ती है। जो सीनियर होते हैं उनमें से एक, वो 3 साल तक इस मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन मुल्क का स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में इस ओहदे को हमेशा से ओवर रेट किया गया है। पाकिस्तान में हमेशा से इस ओहदे को ज़्यादा अहमियत दी गई है और इनका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है आर्मी चीफ का। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। कभी इस ओहदे का लोग ठीक इस्तेमाल करते हैं, कभी इस ओहदे का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए ज़ाती मफादात भी हासिल करते हैं। बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अब माजी का किस्सा बन गए हैं और लोग सिर्फ उनकी कहानियाँ सुना करेंगे या वो कभी सुनाया करेंगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके कुछ दिन बाकी हैं। यहाँ पर एक खबर है मेरे पास कि रावलपिंडी में इमरान खान साहब के जो जलसा है उसके लिए स्टेज लग रहा था। तो स्टेज लगते हुए वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस को देखे, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि परवेज़ लाई, मुन्नसिर लाई, पंजाब हुकूमत ये पुलिस को कंट्रोल नहीं करते। पुलिस को बहुत ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं, आप जानते हैं उनको। तो आपको पता है गुस्सा भी बहुत है उन लोगों में। तो अभी ऊपर से हुक्म आया, यहाँ स्टेज नहीं बनने दिया जाएगा। फैज़ाबाद में जो स्टेज बन रहा था, ऊपर से हुक्म आया है, ऊपर से रावलपिंडी पुलिस को, परवेज़ इलाही के भी ऊपर से, राणा सनाउल्लाह के भी ऊपर से, शहबाज शरीफ के भी ऊपर से, बहुत ऊपर से हुक्म आया है कि यहाँ पे स्टेज नहीं बनने दिया जाएगा। और आईडी कार्ड्स भी ले ले अमले के लोगों के कि जनाब आप यहाँ पे नहीं बना सकते। और उसके बाद फिर दोबारा दूसरी जगह पे स्टेज बनाने का कहा गया। GHQ ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर इमरान खान साहब अपना परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हैं तो या उतार सकते हैं वो। लेकिन DC इस्लामाबाद की आप चेक करें कि उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतारने दूंगा। अब ज़रा समझें आप बातों को कि किया क्या जा रहा है और गेम क्या खेला जा रहा है।
राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या करने की तैयारी है। किसी किस्म के जो खतरात थे वो तो बहुत हद तक अब आपको सबको पता है वो कम हो गए हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम बहुत अच्छे रखे गए हैं। स्टेज का और आवाम का फासला भी आम लोगों से रखा गया है ताकि अगर इमरान खान साहब के बारे में कोई खदशात हैं तो लोग महफूज रहें। बहरहाल अब ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं, क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बदली है और पहले तो कोई इस तरह के मामला थे कि सिचुएशन को ख़राब करके उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन अब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि सिचुएशन को ख़राब किया जाए। बल्कि अब पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको ज़्यादा जोर लगाना चाहिए इमरान खान साहब की हिफाजत के ऊपर, और लगा भी रहे हैं। तो इमरान खान साहब की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी पार्टी ने, पंजाब पुलिस ने, पंजाब की हुकूमत ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उठानी है। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब डराने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। वो डराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ये जो जलसा करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का अब तक का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने जलसे किए हैं वो तमाम जलसे लोगों को भूल जाएंगे। नवाज शरीफ के जलसे में 10,000, 5,000, 15,000 बंदे आते हैं मैक्सिमम, और इमरान खान के जलसे में लाखों लोग भी आ जाते हैं। तो अब नवाज शरीफ पहले ही चिढ़े हुए थे। लाहौर का मीनार पाकिस्तान उनको चिढ़ाता है पूरे शरीफ खानदान को कि आओ ना कभी मेरे अंदर भी जलसा करो, तो वो कभी जुर्रत ही नहीं कर पाए कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करें। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने दौर का जो सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च किया जिसमें वो रावलपिंडी से लाहौर आ गए, यानी अजीबोगरीब लॉन्ग मार्च था। मुझे क्यों निकाला कहते हुए लाहौर से रावलपिंडी जाने के बजाय रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर आ गए नवाज शरीफ, और लाहौर पहुंच के उन्होंने जब देखा कि लोग ही इकट्ठे हुए तो फिर दाता दरबार पे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे उन्होंने तकरीर की, और चंद हज़ार लोग थे वहां पे भी ज्यादा लोग नहीं थे। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये बड़ा चिढ़ने वाला एक माहौल बन जाता है जब इमरान खान साहब जलसा करते हैं। और राणा सनाउल्लाह आपको पता है कि फिर वो मियाँ साहब को खुश तो रखना होता है, और मियाँ साहब ने अब पाकिस्तान वापस भी आना है। उसका रीजन ये है कि नवाज शरीफ अब लंदन में महफूज नहीं रहे। मैं बताता हूं क्यों। लेकिन राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं इमरान खान के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है, जलसा मुलतवी किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश की तकमील हो रही है, जैसे कि हमेशा होती है। एजेंसियों की रिपोर्ट है इमरान खान को खतरा है, कल का इज्तिमा मुलतवी कर दें, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा। अब राणा सनाउल्लाह साहब बार बार इस पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जो आने वाले इंतखाबात का मोमेंटम बनाएगा, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम देगा। खास तौर पे जो पाकिस्तान की आने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, जो नई एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, उसको एक पैगाम देगा कि ये देखो अवाम की ताकत, ये देखो कौन सा लीडर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मकबूल है, ये देखो कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और वो क्या फैसला कर रहे हैं। तो नई लीडरशिप को एक बड़ा वाज़े और क्लियर पैगाम मिलेगा। राणा सनाउल्लाह साहब नहीं चाहते, या पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ये पैगाम आने वाली एस्टेब्लिशमेंट को, या पाकिस्तान की हुकूमत को, या आलमी एस्टेब्लिशमेंट को, या पूरी दुनिया को, या इवन पाकिस्तान की आवाम को देने में कामयाब हों कि देखो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है। ये इमरान खान साहब का फैसला है। और उनका जिस तरह का शानदार मार्च था जिसमें उन्हें गोलियां तक खाई, उसके बाद उसका इख्तिताम जो है वो एक बड़ा तारीखी नौयत का एक्चुअली होना चाहिए था। कल फैसला हो जाएगा वो किस तरह का होता है, लेकिन लोगों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि लोग टलने वाले नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, कोई कितना भी डराने की कोशिश करे। एक और खबर थी बीच में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि आर्मी चीफ के अहले खाना के टैक्स की मालूमात लीक होने का मामला जो है उसमें इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसर बरतरफ कर दिए गए हैं। एक तो जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था कि आतिफ नवाज वड़ाइच, उसको ओहदे से हटाया गया। दूसरा डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है उसको जहूर अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया है। ये नून लीग के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद करते रहे हैं, सबको पता है। तो फिर आप अंदाजा कर ले किसने स्टोरी निकाली, कब स्टोरी निकाली, कैसे स्टोरी निकाली, और कौन इसको रोकना चाहता था। ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की फैमिली के भी इस तरह का रिकॉर्ड निकला था एफबीआर में से, लेकिन उसके ऊपर बंदे फारिग नहीं हुए, उसके ऊपर इतनी तेज इंक्वायरी नहीं हुई, उसके ऊपर कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है और एक तरफ पाकिस्तान का एक जनरल है। जनरल के मामले के अंदर 3-4 दिन के अंदर बंदे ढूंढ भी लिए, फारग भी कर दिए। वो जज साहब का केस चलता रहा, कोई फारग नहीं हुआ, कोई इस तरह का मामला हमने इस तरह से रिपोर्ट होता हुआ नहीं देखा। हालांकि सवालों के जवाब तो सबको देने चाहिए, जनरल को भी देने चाहिए, जज को भी देने चाहिए,
لیکن اگر انصاف کرنا ہے یا بندے پکڑنے ہیں کہ ڈیٹا کون لیک کر رہا ہے, تو میرے خیال میں جج کا جو مرتبہ اور حیثیت ہے وہ ایک جرنل سے بہت اونچی ہے اور بہت بڑی ہے. لیکن پاکستان میں میرے خیال میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ والا معاملہ ہی چلتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کا جلسہ جو ہے وہ کل بتائے گا کہ سیاسی میدان میں لاٹھی کس کے پاس ہے اور بھینس کس کے پاس ہے اور طاقت کس کے پاس ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو مارچ ہے وہ فتنہ فساد والا مارچ ہے. کسی ایک جگہ پہ ایک آدمی کو بھی نہیں مارا عمران خان نے, ایک گملہ بھی نہیں توڑا ابھی تک, بلکہ خود گولیاں کھائیں اس کے باوجود کسی کو نہیں مارا, کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرے گا. یہ پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں عدم استحکام کا شکار پاکستان اس دن ہوا تھا جس دن شب خون مار کے زمینوں کا سودا کر کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کے ساتھ مل کر. وہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان میں استحکام پیدا ہی نہیں ہو سکا. پاکستانی اپنی مرضی کے ساتھ باہر نکلے تھے, پورے پاکستان میں نکلے تھے اور تاریخی نوعیت کا احتجاج ہوا تھا اور ورلڈ ریکارڈ لگا ہے پاکستان کے اندر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایسی کمپین چلائی ہے. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو اب پاکستان واپس آنا پڑے گا. اس کے ریزنز ہیں, اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں آپ میاں نواز شریف کو پاکستان میں دیکھیں گے. اس کے بہت امکانات ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. یہ جو تسنیم حیدر نے جو کچھ کہا ہے اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے. دیکھیں وہ کہتا کیا ہے کہ مجھے بلایا گیا, مجھے بلا کر بٹھایا گیا. ناصر بٹ نے نواز شریف کو کہا کہ یہ بندہ شوٹرز ارینج کر کے دے سکتا ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ نے 2 شوٹرز ارینج کرنے ہیں. تو میں ان کو اس وقت انکار نہیں کر سکا, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. میں ان سے مرغوب ہو گیا اور میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا, اور میں وہاں سے آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر میں نے بعد میں انکار کر دیا. جب میں نے انکار کیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شوٹرز خود ارینج کر لیے ہیں. اب اس کیس میں وہ خود بھی اندر ہو سکتا ہے, وہ بندہ خود بھی اس کیس میں اندر ہو سکتا ہے. وہ اتنا بڑا رسک لے رہا ہے اور وہاں جو میڈیا برطانیہ میں موجود ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے اس بندے کو جھوٹا ثابت کرے. اس سے عجیب و غریب سوالات کیے جا رہے ہیں, اس کو گرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی نواز شریف کا پالتو میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بھی کریں برطانیہ میں تسنیم حیدر کو باقاعدہ اس آدمی کو کنٹروورشل کر دیں یا اس کے منہ سے کچھ ایسے جملے نکلوا دیں جو نواز شریف صاحب کو قانونی معاملے کے اندر مدد کریں. اس میں آپ جانتے ہیں کون کون سے صحافی ہیں, آپ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صحافی تسنیم حیدر کی سٹوریز کر رہے ہیں اور اس کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور غیر جانبدار رپورٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو باقاعدہ ان نون نمبروں سے کالز آ رہی ہیں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار اس کی سٹوریز نہ کرو, اس کو پروموٹ نہ کرو, اس کا پوائنٹ آف ویو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر نہ دو. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ کیس شفٹ ہو گیا ہے CID کو اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور ثبوت جو ہے مختلف جگہوں سے پولیس اکٹھے کر رہی ہے اور ہیمر اسمتھ پولیس اسٹیشن کے اندر یہ کیس چلا گیا ہے CID کے پاس. نواز شریف کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا, زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اب نواز شریف صاحب کیا برطانیہ واپس جائیں گے یا پاکستان آئیں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے وہ برطانیہ جائیں کچھ وقت کے لیے اور پھر وہاں سے پاکستان واپس آ جائیں, ہو سکتا ہے وہ امریکہ جائیں اور وہاں سے پاکستان واپس آ جائیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو 1.5-2 مہینے کے اندر پاکستان واپس آنا ہوگا. ایک تو ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے, یعنی جو آرمی چیف کی ان کی اپنی چوائس تھی, وہ آرمی چیف پاکستان کے جنرل عاصم منیر بن گئے ہیں. نواز شریف صاحب کا ہی مشورہ لیا تھا شہباز شریف صاحب نے, بار بار PMLN کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں. تو اب میاں نواز شریف صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے پاکستان آنے میں, اور آئیں, آ کر گرفتاری دیں, جیل جائیں, اپنے کیسز کا سامنا کریں. لیکن میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ پورا مکمل ریلیف ملے جس کے بعد وہ پاکستان آئے. ویسے ان کا پاکستان آنے کو دل بھی نہیں کرتا. ادھر اکانومی کی صورتحال یہ ہے پاکستان کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ بیانات جاری کیے ہیں. انہوں نے بتایا ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر مزید کم ہو کر 7 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالرز رہ گئے ہیں. مزید پیسہ خرچ کر لیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس حکومت کے, یعنی خرچے نہیں کم ہو رہے اس حکومت کے, پیسے اکٹھے کر نہیں پا رہے, خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید 13 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کمی ہوئی ہے, جس کے بعد اس کے پاس موجود ذخائر 7 ارب 80 کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے. یعنی جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو کاروبار مزید کم ہو جاتا ہے.
पाकिस्तान के अंदर ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे शरह सूद बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। पाकिस्तान की तरक्की पहले ही 6% पे इमरान खान साहब ने 2 साल रखी हुई थी, वो 0% से नीचे चली गई है, माइनस में अब जाने के इसके तो इम्कानात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं -1 हो सकती है पाकिस्तान की तरक्की की शरह। तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 1% और बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 16% कर दिया है। महंगाई का दबाव मुसलसल और तवक्कुआत से ज्यादा है। यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि महंगाई जो है वो तवक्को से ज्यादा और उसका दबाव कम नहीं हो रहा, और ये इंपोर्टेड हुकूमत उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस्लामाबाद में कंटेनर इनसे जमा करवा लें, लोगों के कपड़े इनसे उतरवा लें, लोगों को मार इनसे पड़वा लें, मुकदमात इनसे दर्ज करवा लें, जो जुल्म सितम करवाना इनसे करवा लें, साफियों पे पर्चे इन पे करवा लें, गिरफ्तारियां इनसे करवा लें, टॉर्चर इनसे करवा लें। ये और इनके सहूलतकार सारे बुरे काम करके गए हैं, पाकिस्तान की मईशत को नहीं संभाल सके और बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। जब भी पाकिस्तान के अंदर इस दौर को याद किया जाएगा, एक काले दौर के तौर पे, एक ऐसे दौर के तौर पे, एक डार्क पीरियड था, ये एक स्याह दौर था। जब भी इस स्याह दौर को याद किया जाएगा पाकिस्तान में, तो शाबाश दी जाएगी पीडीएम की इन जमातों को और इनके सहूलतकारों को, और सबसे ज्यादा शाबाश सहूलतकारों को दी जाएगी जिनका टाइम अब खत्म हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।